हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास चैप्टर नंबर 11 12th क्लास। ठीक है भाई। और 12th क्लास का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से। ठीक है भाई बच्चों, सब बच्चे से काफ़ी डरते हैं, लेकिन इससे डरने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ेंगे, लेकिन बस एक छोटी सी समस्या है। समस्या यह है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को वेक्टर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। आपको वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। चलिए खैर, जो थोड़ा बेसिक सी बातें हैं वेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखो भाई बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारी 3 एक्सिस हैं। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, और ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो ये हमने कोई पॉइंट पी कंसिडर किया और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए एक्स वाई जेड। कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमने? एक्स वाई जेड। तो और ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। तो बच्चों मैं बोलूंगा कि ओ पी क्या है? OP इज पोजिशन वेक्टर। OP इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ये आपको पता होना चाहिए। हम OP को, वेक्टर OP को कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? हम वेक्टर OP को डिनोट करेंगे XI प्लस YJ और प्लस ZK से। ये हमारा वेक्टर OP है। ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर OP, तो ये होगा X Y Z। वेक्टर OP का डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? X Y Z। दूसरा, डायरेक्शन एंगल्स। आप सभी बच्चे इस चीज को वेक्टर में पढ़कर आ चुके हो, बट फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। कोई भी वेक्टर ओरिजिन के साथ, ओरिजिन से होता हुआ तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। अल्फा, बीटा और गामा। इसके बाद डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकाले जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। रेशो तो मैंने ऊपर बोल ही दिया है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? कोसाइंस ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल्स। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय, हम इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? L M N। L इक्वल कॉस अल्फा, M इक्वल कॉस बीटा, N इक्वल कॉस गामा। अगर मुझे तीनों एंगल दिए हैं और डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाए तो L इक्वल कॉस अल्फा, M इक्वल कॉस बीटा, N इक्वल कॉस गामा। और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अगर तीनों एंगल गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे? और अगर तीनों एंगल गिवन नहीं है, डायरेक्शन रेशो गिवन है, तो फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OP। वेक्टर OP क्या है? XI YJ ZK। ये मेरा वेक्टर OP है। इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे? तो L इक्वल्स टू X अपॉन अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा L। M इक्वल्स टू Y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
और n इक्वल्स टू z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो बच्चों फिर से समझ लो, डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम डायरेक्शन रेशो कहते हैं। डायरेक्शन एंगल क्या होंगे? जो उस वेक्टर ने ओरिजिन से 3 एक्सिस के साथ एंगल बनाया है उन्हें डायरेक्शन एंगल कहेंगे। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल्स, एंगल के कोसाइन। तो डीसीज आर डिनोट, डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय एल एम एन। इनको फाइंड कैसे करेंगे? एल इक्वल कॉस अल्फा, एम इक्वल कॉस बीटा, एन इक्वल कॉस गामा। लेकिन बच्चों ये तब होगा जब हमें एंगल्स गिवन होंगे। अगर मान लो मुझे कोई वेक्टर गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यहाँ पर एल ऐसे निकलेगा, एम ऐसे निकलेगा, एन ऐसे निकलेगा। एक तरीके से यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि मैंने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद वो यूनिट वेक्टर बन गया। तो यूनिट वेक्टर की जो कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मान लो मुझे 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। मुझे ए बी के डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो क्या होंगे डायरेक्शन रेशो? x2 माइनस x1। और हम डायरेक्शन रेशो को ए बी सी से डिनोट भी कर सकते हैं। a इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और c इक्वल्स टू z2 माइनस z1। ये हमारे डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। और अगर मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन, एक एक चीज को प्रॉपरली लिखते हुए चलना, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? देखो, L इक्वल x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब m चाहिए तो ये जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और अगर मुझे n चाहिए तो z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कहानी हो गई। अगर मुझे किसी लाइन के 2 पॉइंट दिए हैं, मुझे उस लाइन का डायरेक्शन रेशो निकालना है या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने वेक्टर में ये बात पढ़ी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो कौन सी बात है। बात ये है बच्चों कि अगर मान लो मेरे पास 2 लाइनों के डायरेक्शन रेशो है A1, B1, C1। मैंने बोला ये मेरे पास डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो है ये। ठीक है, फिर A2, B2, C2 ये मेरे पास डायरेक्शन रेशो है दूसरी लाइन के, डायरेक्शन रेशो ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो है। अब यहां पर दो केस बनेंगे, वो क्या बनेंगे? पहला केस, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर।
तो लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर। दूसरा केस, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, देन लाइंस आर पैरेलल। तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। ये कंसेप्ट है हमारा डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन कोसाइन का, परपेंडिकुलर का, पैरेलल का। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 11.1 करेंगे और फिर हमारा नया कंसेप्ट होगा लाइन। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.1 पर। आप सब लोग भी अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। एक्सरसाइज 11.1 क्या बोलता है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90, 135, 45 with x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। इसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो L बराबर क्या होगा, cos अल्फा मीन्स cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। M बराबर क्या होगा, cos बीटा मीन्स 135, ये चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं इसको लिख दूंगा 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड, और सेकंड होता है साइन का, और ये कौन है, कॉस। तो माइनस, और 180 पर चेंज भी नहीं होता है, तो आप सब जानते ही हो, माइनस कॉस 45, दिस विल बी माइनस 1/√2। और n क्या होगा, n होगा cos 45, दिस विल बी 1/√2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल। तो बच्चों जब इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल का मतलब होता है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। तो यहां से कॉस अल्फा इक्वल हो जाएगा कॉस बीटा के और इक्वल हो जाएगा कॉस गामा के। तो इस हिसाब से L इक्वल M इक्वल N हो जाएगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने L के बदले L रहने दिया, M के बदले भी L लिख दिया, N के बदले भी L लिख दिया। तो 3 बार ये L हो जाएगा, 3L स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3। तो L इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ये L की वैल्यू आ गई। और जो वैल्यू L की है वही M की भी होगी, वही N की भी होगी, प्लस माइनस 1/√3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लिया करो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं हमारे पास। एक ये है, मान लो A, ये मान लो B और ये मान लो C। व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है, -18, अपॉन अंडर रूट A का स्क्वायर -18 स्क्वायर प्लस
12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -18 अपॉन 324 प्लस 144 प्लस 16 -18 अपॉन, ऐड करेंगे 4 4 8 और 6 14, 14 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 4 6 6 2 8 और 3 और 1 4, 484, जो कि किसका स्क्वायर रूट है बच्चों? 22 का। तो ये आंसर आ जाएगा 18/22। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -9/11। ये तो हो गया हमारा L। ये क्या हो गया? L। इसी तरीके से हम लोग M भी फाइंड करेंगे और इसी तरीके से हम लोग N भी फाइंड करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आप सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, M की और N की वैल्यू को कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। ठीक है भाई, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और भूल मत जाना कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताए बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शो डैट द पॉइंट्स दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये हमें शो करना है, दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो देखिए हम लोग कैसे शो करेंगे, बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना। हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। ए बी के डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। तो A1 कितना आएगा? अगर इसको x1 मान लूं, इसको y1 मान लूं, इसको z1, इसको x2, इसको y2 और इसको z2, तो x2 माइनस x1, -1 में से 2 को माइनस करो, -3 आएगा। B1 कितना आएगा? -2 में से 3 को माइनस करो, -5 आएगा। और C1 कितना आएगा? 1 - 4 -3 आएगा। ये तो क्या डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। इसी तरह डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी भी निकालो। डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी, A2 कितना आएगा? देखो जब मैं बी सी का डायरेक्शन रेशो निकालूंगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 - -1, 5 - -1, दिस विल बी 6। B2 8 - -2, this will be 10, and C2 7 - 1, this will be 6। मैंने डायरेक्शन रेशो निकाले ए बी के, डायरेक्शन रेशो निकाले बी सी के। अब बच्चों में इसके बाद क्या करूंगा? A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना आएगा? -3/6 मीन्स -1/2। B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 कितना आएगा? -5/10 मीन्स -1/2। और C1 अपॉन C2 कितना आएगा? -3/6 -1/2। तो मैंने यहां से देखा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के, देयरफॉर ABC आर कॉलिनियर। ABC क्या है? कॉलिनियर है। इस तरीके से इस सवाल को हमने करना था। इसका कंसेप्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था। किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे मैंने पूरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए
नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस 3, 5, -4, -1, 1 और 2, -5, -5, -2, ए बी सी। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसके हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए इसकी हर एक साइड का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे ए बी के, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगा, ए, इसको मान लेते हैं x1, y1, z1, x2, y2 और z2। तो x2 माइनस x1, -1 में से 3 को माइनस करेंगे, -4 आ जाएगा। b, y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 तो -4 आ जाएगा। c, z2 माइनस z1, ये हमारा c आ जाएगा। ए बी सी। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। ए बी के डायरेक्शन कोसाइन L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मीन्स -4 अपॉन -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, -4 अपॉन 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32 और 6 6 36, 32 और 36 68। ठीक है भाई, ये हो जाएगा -4 अपॉन 2√17। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, -2/√17। तो ये मैंने कैलकुलेट किया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी एल निकाला। ऐसे ही आप एम निकालेंगे और एन निकालेंगे और फिर उसके बाद आप बी सी के भी डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे और ए सी के भी डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे। ये काम आप लोगों के लिए है, मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मेहनत से, तो आप कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो। इसके लिए आप सभी को ये सारे के सारे जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देने होंगे। ठीक है भाई, मुझे पता चलना चाहिए कि किस किस बच्चे ने कितनी कितनी मेहनत से पढ़ाई की है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों लाइन पर। किस पर आ जाते हैं, लाइन। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, लाइन। अभी तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो एक तरीके से वेक्टर का पोर्शन हुआ करता है। वेक्टर में आप लोग पढ़कर आए होंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन एंगल्स, है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाइन एक प्लेन का सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है। प्लेन में 2 ही टॉपिक है, एक लाइन है और एक, सॉरी प्लेन नहीं, 3D। 3D में 2 ही टॉपिक हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, एक लाइन एक प्लेन। पहला टॉपिक लाइन है, दूसरा टॉपिक प्लेन है। आप ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, ए पासिंग पॉइंट, ए पासिंग पॉइंट एंड ए स्लोप। एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप हमें दिए हों। हमें 2 चीजें दी हैं, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। जैसे ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये मेरी कोई एक लाइन है। ये पॉइंट ए है, पासिंग पॉइंट। हम हमेशा पासिंग पॉइंट को एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ x1 y1 z1 ले लेते हैं।
ठीक है। और ये मेरा ओरिजिन है, और बच्चों ओ से लेकर ए तक ये है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जिसको हम लोग स्मॉल वेक्टर ए से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल वेक्टर ए से। मैं आप लोगों को हर एक कहानी पूरे तरीके से समझाऊंगा, पूर्ण रूप से आप लोगों को समझ में आएगी हर कहानी, बस ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। देखो, जितने भी हमारे पासिंग पॉइंट होंगे, जितने भी हमारे पासिंग पॉइंट होंगे, हम हमेशा उनको एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, x1 y1 z1 या x2 y2 z2 एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पासिंग पॉइंट होंगे और जितने भी हमारे पैरेलल या परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर वेक्टर, उनको बच्चों हम लोग एबीसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल आप लोग देखेंगे कि मैंने एक लाइन ली, उस लाइन पर एक पासिंग पॉइंट मुझे ए गिवन है, उसको मैंने x1 y1 z1 बोला। ओ ए जो है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, उसको मैंने स्मॉल ए से डिनोट किया। तो मैं यहाँ अब इन बात को लिख देता हूँ, इनको बॉक्स में पैक कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ वेक्टर ओ ए या फिर स्मॉल वेक्टर ए। ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। अभी लिख देता हूँ x1i y1j और z1k, और यहाँ पर अब लिख देता हूँ कि ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, पॉइंट ए का। बस इतनी बात आपको समझ लेनी चाहिए। x1 y1 z1, x1 y1 और z1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अब बच्चों, जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स का होना जरूरी होता है, बिना वेरिएबल्स के तो हम इक्वेशन बना ही नहीं सकते। तो वेरिएबल्स भी एक तरीके से इस लाइन के पासिंग पॉइंट ही माने जाते हैं, मतलब कि x y और z, x y और z, और इसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर r से। सपोज दिस इज पॉइंट b, दिस इज पॉइंट b। जो पॉइंट बी है वो पासिंग पॉइंट नहीं कहा जाएगा, मतलब है तो पासिंग पॉइंट क्योंकि वेरिएबल्स गिवन, वेरिएबल्स देता है, लेकिन इसको कहा क्या जाएगा, इसको कहा जाएगा वेक्टर ओ बी या वेक्टर आर, इसे कहा जाएगा आर्बिट्रेरी पासिंग पॉइंट। ये मेरा काम चलाऊ पासिंग पॉइंट है। कैसा पासिंग पॉइंट है? काम चलाऊ, मतलब कि ये इस लाइन के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल लाइन के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसको आर्बिट्रेरी पासिंग पॉइंट कहा जाता है। बिना आर्बिट्रेरी पासिंग पॉइंट के कोई इक्वेशन नहीं बनती। और ये क्या होगा? एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा वेक्टर आर। अब इसके पैरेलल वेक्टर भी मुझे गिवन है और उसका नाम रख दिया मैंने वेक्टर बी, क्योंकि ये ए तो यहां आ गया, बी यहां ले लेते हैं, ये बनेगा ए आई बी जे और सी के। तो बच्चों इक्वेशन की बात चल रही है। अगर मुझे एक पासिंग पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है तो मैं आसानी के साथ इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं। कैसे? देखो कैसे। ओ ए बी के अंदर एडिशन वाला लॉ लगाकर, ठीक है ना, लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ से ए तक जाओ, ओ से ए तक जाओ, फिर ए से बी तक जाओ, फाइनली हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ओ से बी का। तो अगर मुझे वेक्टर ए बी की जरूरत है तो वेक्टर ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है।
हम क्या बोल सकते हैं, ओ बी क्या है हमारा, वेक्टर आर, ओ ए क्या है हमारा, वेक्टर ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ बिकॉज वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो देयरफॉर वेक्टर ए बी इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। इसको सेकंड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने जाना वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। इसे भेज दो उधर, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये वेक्टर फॉर्म हो गई, वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई। आप लोगों के लिए जरूरी क्या है, आप लोगों के लिए जरूरी केवल ये है। अगर आप इसका पूरा डेरिवेशन याद रख लेते हो तो अच्छी बात है, याद नहीं रख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला चाहिए था, वो मैंने बना लिया है। अब आप यहां देखेंगे वेक्टर आर इक्वल्स टू ए क्या है मेरे पास, x1i y1j z1k, और b क्या है मेरे पास, ai bj और ck। ये है इक्वेशन। आप ये भी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसकी वेक्टर फॉर्म है। ये तब यूज होगा जब हमें एक पासिंग पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया हो। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, आप लोगों को मैंने बताया कि वेक्टर आर क्या है मेरे पास, एक्स आई वाई जे और जेड के इक्वल्स टू x1i y1j z1k प्लस लैम्डा ai bj zk। इसको पूरे को उठाकर इधर ले आओ, x माइनस x1i, फिर y माइनस y1j, फिर z माइनस z1k। देखो मैंने क्या किया, x में से x1 को माइनस किया, i कॉमन ले लिया, y में से y1 को माइनस किया, j कॉमन ले लिया। समझ रहे हो। और इस तरफ मैंने क्या किया, लैम्डा ए आई लैम्डा बी जे और लैम्डा सी के कंपेयर कर लेते हैं। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो लैम्डा ए इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन, लैम्डा बी इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन, लैम्डा सी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब ये तीनों लैम्डा के बराबर है, तो यहां से हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये हो गई कार्टीजन फॉर्म। कैसी फॉर्म हो गई, कार्टीजन फॉर्म। मैंने आप लोगों को बोला है कि आप पूरा डेरिवेशन याद रखें तो अच्छी बात है, ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये बच्चों कार्टीजन फॉर्म हो गई, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और ये इसकी वेक्टर फॉर्म थी, इधर ये वेक्टर फॉर्म थी।
ये फॉर्मूला केवल एक ही है जब हमें एक पासिंग पॉइंट दिया हो और एक पैरेलल वेक्टर दिया हो। ये वेक्टर फॉर्म होगी, अगर आंसर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो ये लगाएंगे, और अगर आंसर स्केलर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में पूछेगा तो ये लगाएंगे। जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, अगर हमें दो पासिंग पॉइंट दिए हो, टू पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। अब मैं इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा बच्चों, इसको ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए जरूरी है फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, डेरिवेशन की इतनी कोई खास आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये एक लाइन है, एक पॉइंट दिया ए और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1। एक पॉइंट दिया बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 z2। तो मेरी नजरों में दो पासिंग पॉइंट हो गए। इसका नाम वेक्टर बी रख लिया मैंने, इसका नाम वेक्टर ए, लेकिन वेरिएबल का भी होना जरूरी होता है। चलिए वेरिएबल को यहां मान लेते हैं एक्स वाई जेड, इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर आर और पॉइंट सी। देखो यहां पर आप देख सकते हो मुझे दो पासिंग पॉइंट दिए हैं। कितने पासिंग पॉइंट दिए? दो। तो इसकी अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये इसकी? वेक्टर फॉर्म। और अगर स्केलर फॉर्म चाहिए तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये कार्टेशियन फॉर्म है जब मुझे दो पासिंग पॉइंट दिए हों। क्या दिया हो? दो पासिंग पॉइंट दिए हो, तब कार्टेशियन फॉर्म ऐसे निकलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल। एक लाइन हो गई वेक्टर आर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, वेक्टर आर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। a1 क्या है? पहली लाइन का पासिंग पॉइंट। b1 क्या है? पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर। a2 क्या है? दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट। b2 क्या है? दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर। अगर मैं आपसे बोलूं a1, तो पासिंग पॉइंट को x y z से डिनोट किया जाता है। x1i, y1j, z1k। b1 x2i, y2j, सॉरी b इज पैरेलल वेक्टर, b पैरेलल वेक्टर है, तो a1i, b1j, c1k। यहां पर वेक्टर a2, ये दूसरा पासिंग पॉइंट है, x2i, y2j, z2k। b2 a2i, b2j और c2k। ये मैंने आप लोगों के सामने दो लाइनें लिखी, उन दोनों लाइनों के आपको कोऑर्डिनेट्स भी, कंपोनेंट्स भी बता दिए कि किसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब जब एंगल निकलता है बच्चों, तो एंगल निकालने में पासिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं होता है। एंगल निकालने में पैरेलल वेक्टर का रोल होता है। b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और इंटू b2 का भी मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालेंगे। b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का भी मैग्नीट्यूड होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। और अगर इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2।
अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। जल्दी से नोट करिए फटाफट से, फटाफट सारे फॉर्मूले नोट करो जल्दी जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, ये cos 90 डिग्री हो जाएगा, और जब ये cos 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा, और जब cos 90 जीरो हो जाएगा, ये जीरो तो नीचे वाला पोर्शन उठकर ऊपर आ जाएगा और वो भी जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, मेरे पास बचेगा, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो मैं लिखूंगा देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू जीरो। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन बताई, ये फॉर्मूले आप लोगों को नोट करने हैं और लर्न करने हैं। फिर मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो बच्चों स्क्यू लाइन क्या होती है, स्क्यू लाइन होती है जो पैरेलल ना हो, नॉन पैरेलल। अब आप कहोगे नॉन पैरेलल लाइन के बीच का तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा जीरो ही आएगा, मैं बोलूंगा नहीं आएगा जीरो। आप कहोगे कैसे नहीं आएगा, ये तो आगे जाके जीरो हो ही जानी है। देखो बच्चों, स्क्यू लाइंस का मतलब होता है लाइन नॉन पैरेलल है, लाइन कैसी है, नॉन पैरेलल। तो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, जीरो। अरे मेरे भाई मेरे बच्चों, नॉन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जीरो तब आएगा जब वो सेम प्लेन पर होंगी, जब वो एक ही प्लेन पर होंगी। अगर मैं एक लाइन यहां ड्रॉ कर दूं, एक लाइन सामने दीवार पर ड्रॉ कर दूं, तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस कभी जीरो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। स्क्यू लाइन का मतलब नॉन पैरेलल होती है, वो दोनों अलग अलग प्लेन पर होती है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस जीरो आ गया तो समझ लो वो सेम प्लेन पर है। ये बात समझनी है। अगर मान लो आपसे कभी भी ये कहा गया कि प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर ऑन सेम प्लेन या दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आप उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो प्रूव कर दोगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करोगे वो जीरो आ जाएगा, फिर आप लिखोगे हैंस लाइंस आर ऑन सेम प्लेन या फिर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन आता है, बहुत आता है। तो फिलहाल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जान लो आप लोग, हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मॉडुलस। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी, हमारा काम इसी से चल जाना है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप देख लेना उसको। फिर इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। इसकी इक्वेशन होगी A1 प्लस लैम्डा बी A2 प्लस म्यू बी। यहां B1 B2 यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहां पर क्या होगा,
दोनों के पैरेलल वेक्टर सेम रहेंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल मॉडुलस। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। बच्चों जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसकी नोटबुक में आप नोट्स बनाइए और अगली क्लास का इंतजार करिए। अगली क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज 11.2 लेकर आएंगे। आपकी बोर्ड की तैयारी पूरे अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी बोर्ड में। हम लोग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। आप लोग इस वीडियो को जितना कर सकते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना कर सकते हो उतना करिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगली क्लास में करते हैं।